नमस्कार। प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस सत्र में स्वागत है। आज हम केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ। हम इसके अध्याय 4 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो देय और स्वीकार्य अवकाश के प्रकारों से संबंधित है, और इसमें भी विशेष रूप से अर्जित अवकाश, जिसे अर्न लीव कहते हैं, उससे जुड़े नियमों पर। हाँ, मतलब नियम 26, 27 और 28 पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। ये नियम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो काफी अहमियत रखते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। चलिए इन नियमों की बारीकियों को समझते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले नियम 26 को लेते हैं। ये नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो अवकाश विभागों मतलब वेकेशन डिपार्टमेंट से अलग विभागों में काम करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स के लिए। तो इन कर्मचारियों के लिए ये अर्जित अवकाश जमा करने का क्या तरीका है, कैसे होता है ये? देखिए, नियम 26(1)(a) ये कहता है कि हर सरकारी कर्मचारी, अच्छा इसमें सैन्य अधिकारी शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। अच्छा। तो जो ऐसे विभाग में हैं जहां नियमित लंबी छुट्टियां नहीं मिलती, यानी गैर अवकाश विभाग, उसके अवकाश खाते में हर कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस में 15-15 दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जाता है। ओह, एडवांस में, मतलब साल शुरू होने से पहले 1 जनवरी और 1 जुलाई को। हाँ बिल्कुल, छमाही की शुरुआत में क्रेडिट मिल जाता है, तो साल में कुल मिलाकर 30 दिन का क्रेडिट बनता है। ठीक है, तो साल में 2 बार 15-15 दिन, वो भी एडवांस में। अच्छा, पर कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी को मान लीजिए ट्रांसफर हुआ तो पूरा ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिल पाता, या वो शायद लेता नहीं है। हाँ, होता है ऐसा। तो उस बचे हुए ज्वाइनिंग टाइम का क्या होता है? क्या वो वेस्ट हो जाता है? नहीं, ये वो एक बहुत दिलचस्प प्रावधान है, और नियम 26(1)(a) इसी स्थिति को स्पष्ट करता है। अच्छा। अगर कोई कर्मचारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के तहत जो उसे ज्वाइनिंग टाइम मिला है, उसका पूरा उपयोग किए बिना नई पोस्ट पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है, हाँ। चाहे उसे ऐसा करने का आदेश मिला हो या वो खुद ही जल्दी ज्वाइन कर ले, हाँ। तो जितना ज्वाइनिंग टाइम उसे मिला था और जितना उसने असल में इस्तेमाल किया, उसके बीच का जो अंतर है, हाँ, जो बच गया, हाँ, वो बचा हुआ टाइम अधिकतम 15 दिनों की सीमा तक उसके अर्जित अवकाश खाते में जोड़ दिया जाता है। अरे वाह, तो मतलब इस्तेमाल न किया गया ज्वाइनिंग टाइम एक तरह से बोनस लीव बन गया। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से अतिरिक्त अर्जित अवकाश बन जाता है। लेकिन क्या इस तरह से जो अवकाश जमा होता है, कुल मिलाकर उसकी कोई ऊपरी सीमा भी है? मतलब कितना जमा कर सकते हैं मैक्सिमम? हाँ बिल्कुल है, और ये सीमा परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखना है। ओके। नियम 26(1)(a)(i) का परंतुक मतलब प्रोवाइजो और नियम 26(1)(b) दोनों ही ये साफ करते हैं कि किसी भी समय एक कर्मचारी के खाते में जमा कुल अर्जित अवकाश 300 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। 300 दिन, ये मैक्सिमम लिमिट है? हाँ, 300 दिन, इससे ज्यादा जमा नहीं होगा। शायद इसका उद्देश्य ये है कि कर्मचारी बीच बीच में छुट्टियां लेते रहें। हाँ, ये भी हो सकता है, काम का संतुलन बना रहे। अच्छा, ये 300 दिन की सीमा समझना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी छमाही के अंत में, जैसे 30 जून या 31 दिसंबर को, किसी के खाते में 285 दिन से ज्यादा हैं पर 300 से कम है, मान लीजिए 290 दिन है। ठीक है, 290 दिन। तो अगली छमाही में मतलब 1 जुलाई या 1 जनवरी को वो 15 दिन का क्रेडिट कैसे जुड़ेगा? क्योंकि उससे तो 300 की सीमा पार हो सकती है। 290 + 15 तो 305 हो जाएंगे। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, और इसके लिए नियम 26(1)(b) में एक खास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? अगर 30 जून या 31 दिसंबर को किसी कर्मचारी के खाते में 285 दिन से ज्यादा लेकिन 300 या उससे कम अर्जित अवकाश हैं, जैसे आपने कहा 290 दिन, हाँ, तो अगली पहली तारीख यानी 1 जुलाई या 1 जनवरी को जो 15 दिन का क्रेडिट मिलना है, वो सीधे खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो कहाँ जाएगा? उसे एक तरह से अलग रखा जाएगा, मतलब फिजिकली कहीं अलग नहीं, बस खाते में दिखेगा नहीं। उसे सेट अपार्ट कह सकते हैं। ओके, सेट अपार्ट। फिर उस छमाही के दौरान जब भी कर्मचारी अर्जित अवकाश लेगा, तो पहले उस अलग रखे गए क्रेडिट में से कटौती होगी। अच्छा, पहले वो 15 दिन इस्तेमाल होंगे जो अलग रखे थे। हाँ, और फिर छमाही के अंत में मतलब अगली 30 जून या 31 दिसंबर को इस अलग रखे क्रेडिट में से जो भी बचा होगा उसे मुख्य अवकाश खाते में जमा कर दिया जाएगा।
लेकिन उतना ही जमा होगा जिससे कुल योग 300 दिन से ज्यादा न हो। इसको एक उदाहरण से समझाएंगे तो शायद ज्यादा आसानी होगी। जरूर जरूर। मान लीजिए 30 जून को किसी के खाते में 290 दिन का अवकाश है। ठीक। 1 जुलाई को मिलने वाले 15 दिन सीधे नहीं जुड़ेंगे बल्कि अलग रखे जाएंगे। अब मान लीजिए वो कर्मचारी अगस्त में 10 दिन का अर्जित अवकाश लेता है। ठीक है, 10 दिन की छुट्टी ली तो ये 10 दिन उन अलग रखे 15 दिनों में से दिए जाएंगे। अब अलग रखे क्रेडिट में कितने बचे? 15 में से 10 गए तो 5 दिन। सही। अब मान लीजिए उस छमाही में मतलब 31 दिसंबर तक उसने और कोई अवकाश नहीं लिया। तो 31 दिसंबर को ये बचे हुए 5 दिन उसके मुख्य खाते जिसमें 290 दिन थे उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो 290 + 5 बराबर 295 दिन हो गए। 300 से कम है तो ठीक है। बिल्कुल। अब दूसरा केस देखिए, अगर उसने अगस्त में 20 दिन का अवकाश लिया होता जबकि अलग रखे थे सिर्फ 15 दिन। हाँ, तब क्या होता? तो 15 दिन तो उस अलग रखे क्रेडिट से मिलते हैं। हाँ। और बाकी के 5 दिन उसके मुख्य खाते से कम होते। अच्छा, मतलब 15 अलग वाले से और 5 मुख्य 290 वाले में से। हाँ, तो मुख्य खाते में कितने बचते? 290 - 5 बराबर 285 दिन। हाँ। और अलग रखा क्रेडिट 0 हो जाता। ओके, तो किसी भी हाल में 300 पार नहीं होगा। बिल्कुल। ये गणना थोड़ी जटिल लग सकती है पहली बार में, लेकिन 300 दिन की सीमा बनाए रखने के लिए यही व्यवस्था है। और परीक्षा में इससे जुड़े सवाल बन सकते हैं घुमा फिरा के। हाँ, ये उदाहरण से स्थिति काफी स्पष्ट हो गई। अच्छा, अब उन कर्मचारियों का क्या होता है जो सेवा के दौरान स्थायी मतलब परमानेंट या अर्धस्थायी क्वाजी परमानेंट बनते हैं? उनका अवकाश कैसे एडजस्ट होता है? और ये अर्धस्थायी से यहाँ क्या मतलब है? अर्धस्थायी या क्वाजी परमानेंट का दर्जा देखिए उन अस्थायी कर्मचारियों को मिलता है जो कुछ तय साल की लगातार सेवा पूरी कर लेते हैं। इससे उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसे कुछ लाभ मिलने लगते हैं। अच्छा। तो नियम 26(1)(c)(i) ये बताता है कि जब कोई ऐसा कर्मचारी जो पहले स्थायी या अर्धस्थायी नहीं था वो स्थायी पद पर नियुक्त होता है या अर्धस्थायी घोषित किया जाता है तो उसके अवकाश खाते को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। दोबारा कैसे? ऐसे कैलकुलेट करते हैं मानो उसकी पिछली सारी सेवा स्थायी कर्मचारी के रूप में ही हुई हो। फिर उसमें से उसने पहले जो भी अर्जित अवकाश लिया उसे घटा दिया जाएगा। तो एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। और साथ ही नियम 26 के 1(c) के क्लॉज 2 में यह भी कहता है कि अगर ऐसे कर्मचारी ने स्थायी या अर्धस्थायी होने के बाद कोई असाधारण अवकाश लिया है मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बिना वेतन वाला अवकाश, हाँ, EOL, तो नियम 10 के तहत उस असाधारण अवकाश को खाते की रिकैलकुलेशन के बाद जो देय सीमा बनती है उस सीमा तक अर्जित अवकाश में बदला जा सकता है। अच्छा, EOL को भी एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। हाँ। ठीक है। और अगर कोई कर्मचारी विदेश सेवा में है मतलब डेप्यूटेशन पर किसी दूसरे संगठन में गया है तो उसकी छुट्टी की गिनती कैसे होगी? हाँ, डिप्यूटेशन वाला केस नियम 26 के 1(d) के अनुसार विदेश सेवा में बिताई गई अवधि को अर्जित अवकाश की गणना के लिए ड्यूटी ही माना जाता है। ओके, ड्यूटी माना जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि उस अवधि के लिए जो निर्धारित अवकाश वेतन अंशदान है मतलब लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, उसका भुगतान सरकार को किया गया हो। ये कौन करता है भुगतान? कर्मचारी? नहीं, ये अंशदान वो बाहरी संगठन करता है जहां कर्मचारी डेपुटेशन पर है ताकि उसके अवकाश का जो वित्तीय बोझ है वो कवर हो सके। समझ गई। ठीक है, अब आते हैं अवकाश की स्वीकृति पर। नियम 26(2) के अनुसार एक बार में अधिकतम कितना अर्जित अवकाश लिया जा सकता है? मैक्सिमम लिमिट क्या है लेने की? हाँ, लेने की सीमा सामान्य तौर पर नियम 26(2) कहता है कि भारत में काम कर रहे किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 180 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने। हाँ, लेकिन ये नियम 7 और नियम 39 के अधीन है। नियम 7 कहता है कि अवकाश अधिकार नहीं है और नियम 39 अवकाश नकदीकरण से जुड़ा है। ओके, पर क्या ये 180 दिन की सीमा कभी पार हो सकती है किसी विशेष परिस्थिति में? हाँ, हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में ये संभव है और इसका जिक्र नियम 26(3) में है। क्या है वो परिस्थितियाँ? कुछ उच्च श्रेणी के अधिकारियों के लिए जैसे क्लास 1 या 2 या कुछ और विशेष मामलों में 180 दिनों से ज्यादा लेकिन 300 दिनों से अनधिक मतलब 300 दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अच्छा, 300 दिन तक भी मिल सकता है? हाँ, पर एक शर्त है। शर्त यह है कि जो अवकाश स्वीकृत हुआ है उसका पूरा या कुछ हिस्सा भारत और कुछ पड़ोसी देशों के बाहर बिताया जाना हो। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। मतलब विदेश जाने के लिए? हाँ, मूलतः विदेश यात्रा के लिए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है,
अगर 180 दिनों से ज्यादा का अवकाश स्वीकृत होता है तो उस अवकाश के दौरान भारत में बिताया गया कुल समय 180 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। ओह, मतलब छुट्टी 250 दिन की मिली विदेश जाने के लिए, पर उसमें से भारत में आप 180 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। विदेश यात्रा के लिए 300 दिन तक संभव है, पर भारत में रुकने की अवधि अधिकतम 180 दिन ही रहेगी। ये स्पष्ट है। चलिए अब नियम 27 पर चलते हैं। ये अर्जित अवकाश की गणना या मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति साल के बीच में सेवा ज्वाइन करता है तो उसकी गणना कैसे की जाती है? हाँ, नियम 27(1) इसी बारे में है। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है तो जिस छमाही में उसकी नियुक्ति हुई है उस पहली छमाही के लिए हाँ, उसे सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह मतलब कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश का क्रेडिट दिया जाएगा। 2.5 दिन प्रति माह? हाँ, और ये क्रेडिट उस छमाही के उन महीनों के लिए होगा जिनमें वो सेवा करने की संभावना रखता है। तो पहली छमाही में कह सकते हैं आनुपातिक मतलब प्रोरेटा क्रेडिट मिलता है, पूरे 15 दिन नहीं। ठीक है, जितने महीने काम किया उसके हिसाब से। और सेवा के अंतिम समय में क्या होता है? जैसे कोई रिटायर हो रहा है या इस्तीफा दे रहा है, क्या तब भी पूरी छमाही का एडवांस क्रेडिट मिलता है? नहीं। नियम 27(2)(a) के अनुसार जिस छमाही में कोई कर्मचारी रिटायर होने वाला है या सेवा से इस्तीफा देता है उस छमाही के लिए अर्जित अवकाश का क्रेडिट पूरी छमाही के लिए एडवांस में नहीं दिया जाता। तो फिर उसे केवल रिटायरमेंट या इस्तीफे की तारीख तक जितने पूरे कैलेंडर महीने उसने काम किया है प्रत्येक माह के लिए 2.5 दिन की दर से ही दिया जाएगा। ये तो तर्क संगत लगता है। जितना काम किया उतना क्रेडिट। हाँ। और अगर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है मतलब रिमूव्ड या डिसमिस्ड किया जाता है, या मान लीजिए दुर्भाग्यवश सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब गणना का आधार क्या होता है? इन स्थितियों के लिए नियम 27(2)(b) और (c) में प्रावधान है। सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने की स्थिति में, जो कि नियम 27(2)(b) है, हाँ, क्रेडिट उस कैलेंडर माह से पिछले कैलेंडर माह के अंत तक जितने पूरे महीने हुए हैं हर महीने के लिए 2.5 दिन की दर से दिया जाता है। पिछले महीने तक। हाँ। मतलब जिस महीने हटाया वो महीना काउंट नहीं हो। हाँ, हटाने या बर्खास्त करने वाले महीने से पिछले महीने के अंत तक। लेकिन सेवा में मृत्यु होने पर जो नियम 27(2)(c) है, क्रेडिट मृत्यु की तारीख तक पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक माह के लिए 2.5 दिन की दर से दिया जाता है। अच्छा, मृत्यु वाले केस में मृत्यु की तारीख तक। हाँ, इन गणनाओं के अंतिम बिंदु मतलब रेफरेंस पॉइंट में जो अंतर है वो परीक्षा के लिए ध्यान देने योग्य है। रिमूवल डिसमिसल में पिछले महीने तक और मृत्यु में मृत्यु की तारीख तक। ये छोटा सा अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब एक और सामान्य स्थिति लेते हैं और ये परीक्षा के लिए भी जरूरी सवाल हो सकता है। अगर कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश लेता है यानी EOL या उसकी किसी अवधि को डाइज नॉन घोषित किया जाता है, तो इसका उसके अर्जित अवकाश क्रेडिट पर क्या असर पड़ता है? पहले ये डाइज नॉन क्या है ये थोड़ा स्पष्ट कर दें। हाँ, डाइज नॉन, इसका शाब्दिक अर्थ है कोई दिन नहीं। ये ऐसी अवधि होती है जिसे सेवा में रुकावट तो नहीं मानते, लेकिन उसे ड्यूटी या अवकाश के रूप में भी नहीं गिना जाता। जैसे मान लीजिए कोई बिना बताए अनुपस्थित रहा, अनधिकृत अनुपस्थिति, और बाद में सक्षम प्राधिकारी ने उस अवधि को डाइज नॉन घोषित कर दिया, तो वो अवधि सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी, पर पेंशन या इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगी और छुट्टी भी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, तो अगर किसी ने EOL लिया या डाइज नॉन पीरियड रहा तो अर्जित अवकाश पर क्या असर होगा? नियम 27(3) बताता है कि यदि किसी छमाही में किसी कर्मचारी ने EOL लिया है या कोई अवधि डाइज नॉन रही है तो अगली छमाही की शुरुआत में उसके खाते में जो 15 दिन का क्रेडिट जमा होना है उसमें कटौती की जाएगी। कटौती कितनी? ये कटौती उस छमाही में लिए गए EOL और या डाइज नॉन की कुल अवधि के 1/10वें हिस्से के बराबर होगी। अवधि का 10वां हिस्सा? हाँ, लेकिन ये कटौती अधिकतम 15 दिनों की ही हो सकती है। मतलब अगर किसी ने बहुत लंबा EOL लिया है तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव में चला जाएगा। मैक्सिमम कटौती 15 दिन की होगी, यानी उस छमाही का क्रेडिट 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब ज्यादा EOL या डाइज नॉन पीरियड होने पर भविष्य का अर्जित अवकाश क्रेडिट कम हो जाता है। अवधि का 10वां हिस्सा, अधिकतम 15 दिन की कटौती, ये याद रखना होगा। बिल्कुल। और गणना करते समय जैसे ये 2.5 दिन आ रहा है बार बार, या कटौती में भी हो सकता है कोई अंश फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 1/10वां हिस्सा निकालते वक्त, तो दिनों के अंश का क्या होता है? नियम 27(4)
इसे सरल बनाता है। इसके अनुसार अर्जित अवकाश की गणना करते समय दिन के अंशों को निकटतम पूर्ण दिन मतलब नियरेस्ट होल डे में पूर्णांकित कर दिया जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा, राउंड ऑफ। जैसे मान लीजिए गणना में 2.5 दिन आए तो वो 3 दिन बन जाएंगे, और अगर 2.4 दिन आए तो वो 2 दिन माने जाएंगे। आधा या उससे ज्यादा है तो अगला पूरा दिन, आधे से कम है तो पिछला पूरा दिन। ठीक है, ये सिंपल है। 0.5 या ज्यादा ऊपर राउंड होगा, 0.5 से कम नीचे। हाँ ठीक है, अब हम अध्याय IV के अंतिम नियम पे आते हैं, नियम 28। ये नियम विशेष रूप से अवकाश विभागों मतलब वेकेशन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। हाँ, जिनकी हमने पहले बात की थी कि नियम 26 उनके लिए नहीं है। हाँ, तो अवकाश विभाग जैसे कि शिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ गर्मियों या सर्दियों की लंबी छुट्टियां होती हैं, उनके कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के क्या नियम है? क्या उनके लिए भी 30 दिन जमा होते हैं? के अनुसार ऐसे विभाग में कार्यरत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, फिर से सैन्य अधिकारी को छोड़कर, ठीक है, उसके अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस में केवल 5-5 दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा। सिर्फ 5-5 दिन, मतलब पूरे साल में कुल 10 दिन। हाँ, केवल 10 दिन। जबकि नियम 26 के तहत नॉन वेकेशन वालों को 30 दिन मिलते हैं। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या उनके पास इस 10 दिन के अलावा और अर्जित अवकाश कमाने का कोई तरीका नहीं है? हाँ, ये अंतर इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि इन कर्मचारियों को विभाग द्वारा निर्धारित लंबी छुट्टियां यानी वेकेशन मिलती हैं, जो अपने आप में एक तरह से अवकाश का ही रूप है। अच्छा, वो छुट्टियां कॉम्पेंसेट करती हैं। हाँ, लेकिन अगर वे इन निर्धारित छुट्टियों का पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो वे अतिरिक्त अर्जित अवकाश कमा सकते हैं। अच्छा, कैसे? नियम 28(1)(b) में इसका प्रावधान है। यदि कोई कर्मचारी अपने विभाग की जो निर्धारित छुट्टियां हैं उनका केवल एक हिस्सा ही लेता है, मान लीजिए उसे किसी जरूरी काम से रोक लिया गया। हाँ, होता है कई बार। हाँ, तो उसे जितनी छुट्टियां उसने नहीं ली उसके अनुपात में अतिरिक्त अर्जित अवकाश मिलेगा। अनुपात में? इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, इसका एक सूत्र है। न ली गई छुट्टियों के दिनों की संख्या को कुल निर्धारित छुट्टियों के दिनों की संख्या से भाग देंगे और उसे 20 से गुणा करेंगे। मतलब न ली गई छुट्टियों के दिन कुल निर्धारित छुट्टियां 20 दिन। ओह, ठीक है। डेज ऑफ वेकेशन नॉट टेकन, टोटल वेकेशन डेज 20। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। इस तरह कमाया गया अतिरिक्त अवकाश और जो मूल 10 दिन मिलते हैं वो सब मिलाकर एक कैलेंडर वर्ष में कुल जमा अर्जित अवकाश 30 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो छोड़ी गई छुट्टियों के अनुपात में क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन साल में अधिकतम 30 दिन की सीमा यहाँ भी लागू होगी जैसे नॉन वेकेशन वालों पर होती है? बिल्कुल, साल की ओवरऑल लिमिट 30 दिन ही रहेगी। और अगर कोई कर्मचारी किसी साल में मान लीजिए निर्धारित अवकाश का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, तब क्या होगा? हाँ, ये भी संभव है। ऐसी स्थिति के लिए नियम 28(1)(c) है। यदि किसी वर्ष में कोई कर्मचारी किसी भी विभागीय अवकाश का उपयोग नहीं करता है तो उस वर्ष के लिए उसके अर्जित अवकाश की गणना नियम 28(1)(a) और (b) के तहत नहीं होगी। तो फिर कैसे होगी? उसकी गणना नियम 26 के अनुसार की जाएगी। मतलब उसे उस वर्ष के लिए गैर अवकाश विभाग के कर्मचारी की तरह पूरे 30 दिन का अर्जित अवकाश क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर वेकेशन बिल्कुल नहीं लिया तो वो नॉन वेकेशन वाले माने जाएंगे उस साल के लिए, और 30 दिन मिलेंगे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो पूरी तरह से अवकाश ना लेने पर लागू होता है। इस नियम में मुझे याद एक स्पष्टीकरण और कुछ नोट्स भी दिए गए थे। उनका क्या महत्व है? हाँ, वो भी जरूरी है। स्पष्टीकरण ये साफ करता है कि नियम 28(1)(b) और (c) में जो वर्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब कैलेंडर वर्ष नहीं है। तो क्या है? उसका मतलब है अवकाश विभाग में 12 महीने की वास्तविक ड्यूटी पूरी होने से, मतलब ड्यूटी का 1 साल। ओके, और नोट्स? नोट 1 महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कर्मचारी को तब तक अवकाश का उपयोग किया हुआ माना जाएगा जब तक कि उसे किसी सीनियर ऑफिसर द्वारा लिखित आदेश से रोका न गया हो। ठीक है। और अगर उसे आदेश द्वारा रोका गया है लेकिन फिर भी उसने 15 दिन या उससे कम का अवकाश ले लिया है तो गणना के उद्देश्य से खास तौर पर नियम 28(1)(c) की पात्रता देखने के लिए उसे ऐसा माना जाएगा कि उसने अवकाश का कोई भी हिस्सा उपयोग नहीं किया है। अरे, मतलब 15 दिन तक ले भी लिया रोकने के बावजूद तो भी माना जाएगा कि कुछ नहीं लिया और 30 दिन वाला क्रेडिट मिल सकता है। हाँ, नियम 28(1)(c) के तहत 30 दिन वाले लाभ के लिए ये रियायत है।
नोट 2 उन स्थितियों से संबंधित हैं जब कोई कर्मचारी ड्यूटी का पूरा साल पूरा करने से पहले छुट्टी पर जाता है तो उसकी गणना पिछले ड्यूटी वर्ष के अंत से शुरू होने वाले साल के दौरान पड़ने वाले निर्धारित अवकाश के आधार पर की जाती है। ये नोट्स थोड़ी व्यवहारिक पेचीदगियों को सुलझाते हैं और परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, ये नोट्स वाली बातें अक्सर फंसा देती हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या अवकाश विभाग के कर्मचारी अपनी निर्धारित छुट्टियों मतलब वेकेशन को दूसरी तरह की छुट्टियों जैसे अर्जित अवकाश के साथ जोड़ सकते हैं, क्लब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नियम 28(2) इसकी अनुमति देता है। निर्धारित अवकाश यानी वेकेशन को इन नियमों के तहत मिलने वाले किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश जैसे अर्जित अवकाश हो, अर्धवेतन अवकाश हो या कोई और, उसके साथ या तो पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है। मतलब वेकेशन से पहले ईएल ले ली या वेकेशन के बाद? हाँ, लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सीमा है। निर्धारित अवकाश और अर्जित अवकाश को मिलाकर जो कुल अवधि बनती है वो नियम 26 के तहत एक बार में स्वीकृत किए जा सकने वाले अधिकतम अर्जित अवकाश से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब वो 180 दिन वाली या विशेष मामलों में 300 दिन वाली सीमा यहाँ भी लागू होगी जब वेकेशन और ईएल को मिला रहे हैं। जी हाँ, वो ओवरऑल लिमिट हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये थी केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अंतर्गत अर्जित अवकाश से संबंधित नियम 26, 27 और 28 की काफी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे गैर अवकाश विभागों और अवकाश विभागों के लिए नियम अलग-अलग हैं, गणना के तरीके भिन्न हैं और कई सीमाएं और विशेष प्रावधान भी हैं। निश्चित रूप से। और परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इन नियमों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मुख्य बातें जो याद रखनी चाहिए, एक तो अर्जित अवकाश जमा करने की दर, नॉन वेकेशन के लिए 30 डेज साल के, वेकेशन के लिए 10 दिन, फिर वो 300 दिन की अधिकतम जमा करने की सीमा, हाँ 300 दिन वाली लिमिट। उपयोग न किए गए ज्वाइनिंग टाइम का समायोजन कैसे होता है, रिटायरमेंट, इस्तीफे, मृत्यु, हटाने या ईओएल लाइन इज नॉन की स्थिति में गणना के नियम क्या हैं, उनमें क्या अंतर है? हाँ, वो रेफरेंस डेट वाला अंतर। और खासतौर पर अवकाश विभागों के लिए छोड़ी गई छुट्टियों के आधार पर गणना का वो विशेष तरीका, और कब नियम 26 लागू हो जाता है। हर नियम, उपनियम, परंतु यहाँ तक कि नोट्स भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। हाँ, शेयर करना महत्वपूर्ण है ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और इस तरह की और महत्वपूर्ण नियमों और जानकारियों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इतने धैर्य के साथ हमें सुना, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। जी धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद।